मैं सुभाष मिश्रा डेरा ऑफिस विजिटी में काम करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। आपने अच्छी तरह से जाना होगा कि न्यू पेंशन स्कीम को हम एक मतलब जो इसका प्रॉपर नाम है वो नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम हम उसके आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम उसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ था या इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे के में वो 1/1/2004 को। कभी हुआ था? 1/1/2004 को। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि वो 1/4/2004 से हुआ था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1/1/2004 को यह रेलवे में आया, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया रेलवे में। इसके पहले आपको पता होगा अच्छी तरह से कि जो पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें आपने देखा होगा कि पेंशन गवर्नमेंट देती थी। ठीक है ना। अभी जो भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन गवर्नमेंट देती थी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता था उसका, उस अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाते थे, काफ़ी लोग रिटायर्ड होते थे और उसके कारण उनके उस पेंशन स्कीम पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता था ओल्ड पेंशन स्कीम पे। इसलिए उन्होंने नया पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया और इस पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट पेंशन नहीं देगी। ओके, गवर्नमेंट पेंशन नहीं देगी। फिर देगा कौन? 3 जो एलोकेट किया गया है, 3 बैंक्स या 3 हम बोल सकते हैं उसको कि 3 बैंक से बोल सकते हैं आप उसको, जो आपको पेंशन देगी। उनमें है SBI, UTI और LIC। अच्छा, इनमें भी जिनका जो फंड एलोकेशन है वो हर साल का डिफरेंट होता है। ठीक है ना। फंड एलोकेशन जो होता है, अभी मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा। एक शुरुआत में लेना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, PFRDA के बारे में किसी ने सुना है? क्या है PFRDA? पेंशन, PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। ओके। PFRDA ने एक ट्रस्ट बनाया। जब आपको पता होगा कि जब 1/1/2004 को आई थी पेंशन स्कीम, तो उस समय बहुत ज़्यादा इसका बोलबाला नहीं था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते थे और गवर्नमेंट भी कोशिश ये कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे ज्वाइंट हों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो। और इसी के तहत उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स में 50,000 लिमिट तक का छूट दिया है। पता है आपको? NPS के बारे में 50,000 का एक छूट मिला है, वो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस NPS में को ज्वाइन कर सकें। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था PFRDA के बारे में। PFRDA ने एक ट्रस्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। आया समझ में आपको? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाया। एक ट्रस्ट का पूरा काम क्या होता है? ट्रस्ट का पूरा काम होता है NPS में जमा होने वाले जितने भी अमाउंट है या जितने भी पैसे हैं, ये सभी का उपयोग करना और ऐसी जगह उपयोग करना जहाँ पे फुल सिक्योरिटी हो। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सिक्योरिटी हो। कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न भी अराइज होते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में यूज़ होता है और शेयर मार्केट जब नीचे डाउन हो जाता है तो उस समय क्या होगा पेंशन वालों को, न्यू पेंशन वालों का। और इसी तरह से काफ़ी हमारे जो यूनियंस हैं इन्होंने भी इसके प्रॉब्लम्स को उठाया था। आपने देखा होगा इन प्रॉब्लम्स को उठाया था कि उसको रद्द करो करके। ठीक है ना। उसका कारण ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर आप शेयर मार्केट में डालोगे, और शेयर मार्केट तो ठीक है जब तक अप हो रहा है तब तक तो ओके, लेकिन जब वो नीचे जाएगा तब क्या हालत होगी। तो ऐसे समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई हम खाली 20% आपका जो है इक्विटी में यूज़ करेंगे, 80% आपको डेट फंड में यूज़ किया जाएगा। डेट फंड पता है? डेट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह जो खरीदी जाती है, जो ली जाती है, बॉन्ड्स वगैरह जो ली जाती है, समझे ना। तो उसमें आपका पैसा एकदम सेफ होता है और उसमें पर्टिकुलर 8% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट आपको कंपलसरी दिया जाएगा इन केस ऑफ डेट फंड। 20% जो इक्विटी में यूज होगा वो डेट इज डिपेंड अपॉन द मार्केट
मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होगा, जो शेयर मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पीएफआरडीए का मैंने आपको बताया कि पीएफआरडीए ने जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट का ये काम है कि आपके पैसे को अच्छे से अच्छे और सिक्योरिटी के तहत उसको यूज करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट देना। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ से नहीं जाऊँगा, मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग जो यूज़ करते हो एनपीएस, जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट में जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए एनपीएस किस लिए लागू होगा और कैसे वो अपना काम कर सकते हैं, कैसे वो अपना विड्रॉल कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। और ज़्यादा वो पीएफआरडीए फिर उसके बाद आगे के बारे में मैं नहीं, बिल्कुल बात नहीं करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, ये क्या होता है? ये है जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, सीआरए जिसको बोलते हैं हम। सीआरए आपके पूरे डाटा को मैनेज करता है, कितने एम्प्लॉयड एनपीएस में हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, उनके फॉर्म्स को सही जगह पे पहुंचाना, ये सब काम सीआरए का है। अब होता क्या है, सिस्टम क्या कहता है हमारा? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब रेलवे में रिक्रूट होता है या आता है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्म भरता है? वो एनेक्सर S1। कौन सा फॉर्म भरता है वो? एनेक्सर S1। एनेक्सर S1 में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि एनेक्सर S1 एक फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एनेक्सर S1 फॉर्म है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है इसको भरने का। इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो जहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे स्टार मार्क कुछ जगह पे है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क है, स्टार मार्क है। ये जो फील्ड्स है, ये फील्ड्स है मैंडेटरी, इसको बोलते हैं मैंडेटरी फील्ड्स, मतलब इसे आपको भरना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, बाकी जो जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, अगर आप उसको फिलअप नहीं भी करते हैं फिर भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैंडेटरी पार्ट है उसको आपको भरना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा काम है, इसका जो फोटो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे बड़ा फोटो हो या इससे छोटा फोटो हो तो स्कैनिंग में इनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर का फोटो अगर आपके पास है तो इट्स वेरी गुड फॉर द न्यू पेंशन सिस्टम। अब सेकंड पार्ट में अगर आप देखिए, इसमें फर्स्ट नेम है, ठीक है, फिर आप नीचे की तरफ आइए, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। अभी फर्स्ट नेम बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि यार फर्स्ट नेम क्या लिखें, मिडिल नेम क्या लिखें या लास्ट नेम क्या लिखें। ठीक है, तो फर्स्ट नेम वो होता है जो आपका नाम है। सेकंड में आप या तो जैसे फिर कोई लोग उपनाम लगाते हैं, जैसे कुमार लगाते हैं या चंद्र लगाते हैं या कुछ इस तरह से होते हैं, या कुछ लोग फादर का नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको मिडिल नेम क्या डालना है। रहा सवाल लास्ट नेम का, तो लास्ट नेम आपका सरनेम आता है। ठीक है, सरनेम आपका डालना है। उसके बाद हम जब नीचे जाए तो डेट ऑफ बर्थ है जो कंपलसरी है, जेंडर है, और फिर उसके हम जाएगा तो फादर्स नेम कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, अब पैन और आधार को कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी सरकार ने कोशिश ये की है कि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनमें आधार और पैन कार्ड मस्ट है आज के डेट में। तो उसी तरह से इन्होंने एक नया कॉलम यहाँ पे, जब आप पहले का फॉर्म देखेंगे तो उसमें आधार और पैन नहीं था जब ये इनिशियली आया हुआ था, लेकिन अभी जो रिवाइज हुआ है उसमें अभी पैन और आधार का, और अगर आपके पास पासपोर्ट है या कुछ और अदर चीज़ है, वोटर आईडी वगैरह है, तो उसको भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हम नीचे जाएं, उसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस देखिए, आपको बता दूं कि एड्रेस दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है रेसिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हो, पर्टिकुलर रह रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम था कि भाई जो बाहर से आने वाले लोग हैं, दूर से आने वाले लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पे लिव एंड लाइसेंस पे रहते हैं, एग्रीमेंट वगैरह पे रहते हैं। ठीक है, तो उस समय
ये जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये एड्रेस उनको फिलअप करना है। समझ में आया? इसके बाद परमानेंट एड्रेस भी दिया गया है, नीचे देखिए आप। तो परमानेंट एड्रेस वह एड्रेस है जहां पे आप परमानेंटली रहते हो। फॉर एग्जांपल नेटिव प्लेस ले सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपका मस्ट है, बहुत जरूरी है। एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने स्टार मार्क नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जब मोबाइल नंबर डालते हैं अपना, तो याद होगा आपको कि जब आपका कंट्रीब्यूशन कटता है सैलरी से, तब उसका एसएमएस आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, एड्रेस कैसे चेंज करना है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं, आगे बता रहा हूँ। भरने के लिए जैसा उन्होंने बताया कि ब्लैक पेन कंपलसरी है, और हो सके तो कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो कहीं कहीं कभी कभी कोई वर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण वो कार्ड जो आपको मिलता है एनपीएस का, उसमें गलतियाँ आ जाती है, ठीक है? तो इससे बेटर है कि आप कोशिश करिए कि इसको ब्लैक इंक में और कैपिटल लेटर में भरने की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। मैंने बताया आपको कॉन्टैक्ट डिटेल इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी जरूर डालिए, क्योंकि ईमेल आईडी में भी आपका जो एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि टोटल ट्रांजेक्शन का आपका जो ईयरली ट्रांजेक्शन होता है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो भी कटता है, इवन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो मिलता है, आपको पता होगा अच्छी तरह से इसके बारे में कि एनपीएस में बेसिक का 10%, डीए का 10%, और इन केस ऑफ डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर है तो उनका एनपीए का 10%, ये एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है। और सेम इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट गवर्नमेंट आपको देती है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है? तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दोनों मिलता है, मिलके फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और ये याद रखिएगा कि इनकम टैक्स में भी ये दोनों के ऊपर छूट है, एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसी D1, ठीक है? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें फॉर्म के लिए। हम अगर जाएं तो अदर डिटेल्स में आते हैं। अदर डिटेल्स में आपका ऑक्यूपेशन डिटेल है, आपका कहाँ कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सब तो आपको पता ही है अच्छी तरह से, आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्सक्राइबर बैंक डिटेल में। इसमें आप ये भी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। जो सब्सक्राइबर्स डिटेल है, इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको एक चेक का जेरोक्स या कैंसिल चेक फॉर्म के साथ लगाना है। फॉर्म के साथ क्या क्या होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके साथ साथ चेक का जेरोक्स। इसलिए चेक का जेरोक्स लगाया जाता है कि जब भी आपका कभी कोई ट्रांजेक्शन हो, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन हो तो पर्टिकुलर बैंक के साथ हो। जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपको, अभी वो पहले वाला सिस्टम गया कि आपको चेक मिलेगा हाथ में या आपको दूसरा कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, कैश मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा का सीधा आपको बैंक में भेज दिया जाएगा जो भी अमाउंट आपका निकलता है, ठीक है? इसके लिए बैंक डिटेल्स बहुत ज़रूरी है। आगे हम बढ़ें। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें याद रखना कि आईएफएससी कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8वां है सब्सक्राइबर्स नॉमिनेशन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी पार्ट है। नॉमिनेशन में आप अगर किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉई है, मेल है, तो नेचुरली अपने वाइफ को कोशिश करेगा कि वाइफ को नॉमिनेट किया जाए, या बच्चों को भी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है ना? जो भी उसके डिपेंडेंट है उनमें से किसी को भी वो नॉमिनेट कर सकता है। अब नॉमिनेशन में जो उनका जो पार्ट दिया जाता है, जो हम बोलते हैं ना, पहला चीज़ तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, बिल्कुल फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल पॉइंट में बिल्कुल नहीं होगा, समझे ना? डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा। जैसे अगर हम ये बोले कि 33.5 वाइफ को दिया जाए, ये नहीं होगा। हाँ, 33 आप दे सकते हो, 34 दे सकते हो, 35 दे सकते हो, मतलब पूर्णांक में, ठीक है? तो अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि जैसे नॉमिनी डिटेल में आपके 3-4 कॉलम्स दिए होंगे, उसमें रिलेशनशिप विद नॉमिनी दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ उनका दिया हुआ है, नॉमिनी गार्जियन डिटेल दिया हुआ है। अच्छा, ये नॉमिनी डिटेल जो है ना, नॉमिनी गार्जियन डिटेल एक तब आता है जब नॉमिनी माइनर हो,
ठीक है, 18 वर्ष से छोटा। अगर मानिए कोई लेडी है, उनके पास माइनर अगर चाइल्ड है और वो माइनर चाइल्ड को देना चाहती है नॉमिनेट करना चाहती है उसको, तो उस समय क्या करेगी वो 100% किसको देगी? नॉमिनी को देगी। और जब उसको नॉमिनी को देगी तो उसके लिए गार्जियन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो 18 वर्ष से छोटा है। ठीक है ना। अब गार्जियन में वो अपने पेरेंट्स को डाल सकती है, किसी और को डाल सकती है, डिपेंड करता है उनके ऊपर किसको देना है। आया समझ में ये सब? हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो तो बताया गया कि 2-3 अगर होंगे, मानिए 2-3 होंगे तो 50, 25, दैट इज डिपेंड अपॉन, वो खुद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। तो नेचुरल डिपेंड उनके ऊपर होता है कि वो चाहे 60 करें, 60-20-20 करें, लेकिन 100 के अंदर, 100% के अंदर ही देना है और पूर्णांक में देना है। ये डेसिमल में, पॉइंट में बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें लिखा है LIC पेंशन फंड लिमिटेड, UTI, ICICI पोटेंशियल को भी दिया गया है इस बार पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड एंड HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। जब स्टार्टिंग में आई थी NPS, जब स्टार्टिंग एकदम 2004 के बाद, आपको याद होगा खाली 3 बैंक नॉमिनेटेड थे, जिसमें SBI था, UTI था एंड LIC थी। लेकिन अब और बैंक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे ICICI पोटेंशियल है, कोटक महिंद्रा है, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड है और HDFC पेंशन फंड। ठीक है, इनका काम क्या है? ये जो देखिए इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है कि पर्टिकुलर आप कहाँ देना चाहते हो, इसमें से कौन से फंड में यूज। कभी कभी क्या होता है कि बीच में कुछ ऑब्जेक्शन भी उठे थे कि हमारे पैसे जो होते हैं पर्टिकुलर वो ऐसे फंड में डाले जाते हैं जैसे जो बहुत कम इंटरेस्ट है या बहुत कम एन्युटी देती है, पेंशन बहुत कम देता है। एन्युटी का मतलब होता है पेंशन, तो पेंशन बहुत कम देती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे उन्होंने और भी बैंक से जो दिए हैं, जैसे ICICI पोटेंशियल, कोटक महिंद्रा और ये सब दिए हैं, रिलायंस वगैरह, तो ये इसीलिए दिया गया है कि आप अपने खुद चूज कर सकते हो कि कौन से बैंक में आपको कितना एलोकेट करना है। ओके, आया समझ में बात? अब हम आगे बढ़े। हाँ, मैं बताऊंगा उसके बारे में, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इसके बाद 15 मिनट का, तो मैं आपको अभी देखिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सभी के लिए खुला हुआ है, सभी फॉर्म में वो अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप नहीं भी देते हो, आप अगर नहीं देते हो तभी वो ऑटोमेटिकली इनका जो 3, जो मैंने बताया कि 3 जो मेजर बैंक्स है वो यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देते हो तो। लेकिन अगर आप देते हो तो वेल एंड गुड है, फिर वो उसके हिसाब से एलोकेट होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़े। देखिए दिया है एसेट एलोकेशन के बारे में, इसमें आपको पता होगा ECG और एक टोटल दिया गया है कितना % आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि कैन नॉट एक्सीड 50%, मतलब ये 50% से कम आप एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 50% एक में कर दोगे तो तीनों में देना है आपको, ECG में। तो आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने E में 34% दिया है ना, और अगर आपने C में 33% दिया तो कितना % बचा आपके पास? 33% बचा, तो 30% थर्ड में चला जाएगा। ओके, टोटल 100% होना चाहिए। गॉट इट? ECG एक एलोकेशन, आपका फंड एलोकेशन की बात कर रहा है। 3 फंड, 3 टाइप्स है जिसके अंदर आपको एलोकेट करना है फंड को। 34%, 36% या आपका जो भी होगा 33% रिमेनिंग जो भी होगा, वो आपको डिसाइड करने के लिए आपको ऊपर का जो प्रश्न दिया है, ऊपर का क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऊपर ये जो दिया है यहाँ का ये पोर्शन में अगर आप जैसे अभी LIC को किया आपने, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट LIC जो आएगा वो E में आ जाएगा। समझे आप? ये 3 आपको इसके अंदर से कोई 3 चूज करना है और 3 चूज करके फिर आपको फिलअप करना है वो। हाँ, कम कर सकते हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि
ये माना गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा कम देती है, ऐसा मानते हैं लोग। और हाँ, नहीं ऐसा मानते हैं। और वो आपको तो फिर ये मार्केट रिसर्च के ऊपर है, आपको मार्केट में जाके रिसर्च करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कौन कितना दे रही है, ये हमें नहीं मालूम रहता है, क्योंकि हर साल का जो इसीलिए हर साल का जो इनका एन्युटी स्कीम्स आती हैं, इनके जो इंटरेस्ट होते हैं या इनके जो पेमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम फिक्स्ड नहीं होते, समझे ना आप। जैसे मानिए LIC का ले लीजिए, LIC ने आपको इस साल अगर आपको 5% दिया एन्युटी में, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इनके प्रॉफिट के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि इसको हम 5% करें या 6% करें, या इसको रिड्यूस करें, कम करें, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है बैंक इनके ऊपर, इनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आपका कहना यह है कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप डी स्टाफ को मोस्टली, जो ग्रुप डी स्टाफ है, हाँ, जो एजुकेटेड नहीं है, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप कुछ भी नहीं फिलअप करते हो तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट एलोकेट करती है। इसीलिए गवर्नमेंट खुद एलोकेट करती है, बाय डिफॉल्ट वो खुद ही करती है, और वो ऐसे जगह पे करती है जहाँ की आपका 100% सिक्योरिटी हो। समझेगा आपको नहीं, इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया था कि अगर आप कुछ भी नहीं करती हो, माना आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है, कुछ आपको अपने को पता नहीं है, तो बेटर वे एक ही है कि आप उसको छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको एलोकेट करेगी और आप मैक्सिमम रिटर्न्स आपको देने की कोशिश करेगी। ओके, हाँ श्योर होगा, सीधी सी बात है ना, श्योर, सीधी सी बात है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि कृपया आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी उन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है, तो उसका उत्तर मुझे देने दीजिए। आपको बता दूं मैं कि जैसे आपने कहा कि ऐसे केसेस में जहाँ पे मैडम ने जो बात की अभी, ऐसे केसेस में आप ध्यान दीजिएगा कि अभी मानिए फॉर एग्जांपल LIC का है या UTI का है, इन लोगों ने, मैंने बताया अभी कि उसको अगर मानो 4% 5% मिल रहा है या ये मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपना। और अगर गवर्नमेंट आप अगर आदमी सामने वाला एजुकेटेड नहीं है तो वो नेचुरली अपने उसको कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा, ब्लैंक करेगा, ऑटोमेटिकली एलोकेट होगा गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया उसके थ्रू वो ऑलरेडी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से जो रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स डिपेंड करेगा पर्टिकुलर उस बैंक के ऊपर को कितना दे रहा है। ठीक है ना, मानिए जैसे आपने एक एग्जांपल बताया कि दोनों का कंट्रीब्यूशन तो सेम है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सेम हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन सेम मिल रहा है, तो क्या किसी को पेंशन कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और नहीं मार्केटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है, जब आप फॉर्म साइन कर देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल एम्प्लॉय की रहती है, सीधी सी बात है, उसमें हम ये नहीं कर सकते। अब रहा सवाल एक कि अभी जैसे हमें पता नहीं है किसी बारे में कम, हाँ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट, देखो ये मैं बताया आपको, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ये हमेशा ये कोशिश करती है कि जो एम्प्लॉयज़ के सपोर्ट में ही हमेशा बात करेगी वो, और ये कोशिश करती है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा एम्प्लॉयज़ को हो। फॉर एग्जांपल अगर ICCI में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट भी ICCI में डालेगी वो। एक मिनट, अब समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब, अगर ICCI ज़्यादा एन्युटी दे रही है, ज़्यादा वो कर रही है, तो नेचुरली वो SCCI में डालेगी, वो आपको नहीं पूछेगी, क्योंकि आपने फॉर्म में नहीं भरा है, कोई ऑप्शन नहीं भरा है। ठीक है, समझ गए आप? तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, गवर्नमेंट काफ़ी सजग है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं और जिनको मालूम है कि भाई ये कौन कितना दे रहा है, तो उसके हिसाब से अपना एलोकेट करते हैं। तो ये हम, हाँ ठीक है, हाँ इट्स अ वेरी बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि आप अपने ऊपर कैसे बोल सकते हो, आप खुद कैसे एलोट कर सकते हो किसी का, है ना, किसी के पैसे को आप कैसे मैनेज करोगे? मैनेज करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, जो अपना NPST है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब मैं आपको बता दूं कि
इक्विटी में जो पैसे, अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि यार पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम आया तब से एकदम थोड़ा सा, एक्चुअली ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है कि किसी को पेंशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, है ना। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि न्यू पेंशन सिस्टम में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पेंशन मिलना ही है, क्योंकि पेंशन आपके पैसे से मिल रहा है, ना कि किसी और के पैसे से। तो पेंशन आपको मिलना ही है, उसमें कोई शक नहीं। अब रहा सवाल, हाँ, अब सवाल ये है कि आपका कितना ड्यूरिंग, कितनी सर्विस हुई, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, आपका फंड एलोकेशन कहाँ हुआ, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पेंशन। ओके, अंडरस्टूड फुल्ली है। फैमिली पेंशन भी है। मैं अभी आप बताऊंगा, उसको आऊँगा लास्ट में, जब मैं ये पहले फॉर्म से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर मैं और अपनी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, डेथ केसेस में कैसे क्या होता है, ये सब डिटेल बताऊँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम दिया गया है और ये टॉपिक बहुत बड़ी है। अब लास्ट में आप देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर कन्फर्मेशन वगैरह है। हम आगे बढ़ते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, जब आप वहाँ जमा करते हैं उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ये सब डिक्लेरेशन एग्रीगेटर्स वगैरह है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको यह याद होगा कि एक डीडीओ होता है, डीडीओ पर्सनल ब्रांच को बोला जाता है, डीडीओ। अब उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डीडीओ जो है वो खाली पर्सनल ब्रांच को बोला जाता है। डीडीओ साइनिंग अथॉरिटी होती है जहाँ पे आप फॉर्म जमा करते हैं। ठीक है, पीएओ एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोला जाता है, जो आपके फॉर्म्स को कलेक्ट करता है। देखिए, जब आप एनेक्शर S1 भरते हैं, कोई नया जब एम्प्लॉय आता है, रिक्रूट होता है, तो सबसे पहले क्या भरेगा, S1 फॉर्म भरेगा। S1 फॉर्म भर के वो क्या देगा, किसको देगा, पर्सनल ब्रांच को देगा। ठीक है, पर्सनल ब्रांच क्या करेगा, डीडीओ की साइन लेगा, नहीं डीडीओ का साइन लेगा, डीडीओ का साइन लेके पर्सनल ब्रांच का जो एनपीएस सिस्टम है वहाँ दिया जाएगा। वहाँ से फॉर्म कहाँ जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म जो है 3 भाग में, मतलब ट्रिप्लिकेट में भरे जाते हैं, तो एक फॉर्म तो एक खुद रख लेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्म चला जाता है अकाउंट्स वगैरह में, अकाउंट्स में 2 फॉर्म जाते हैं। अकाउंट्स वाला क्या करता है, एक फॉर्म एनएसडीएल को भेज दिया जाता है। एनएसडीएल के बारे में जानना मालूम है आपको, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल को भेज दिया जाता है। एनएसडीएल क्या करता है आपको, एनएसडीएल आपको एक कार्ड बना के देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रान कार्ड। 12 डिजिट का नंबर होता है, वो आपको देता है। लेकिन जब अकाउंट्स उसको भेजता है, उसके पहले का जो प्रोसीजर है, उसमें आप एक को ध्यान होगा कि एक पीपैन नंबर होता है। जो यहाँ पे कर रहे होंगे उनको पता होगा कि पीपैन नंबर होता है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। एक एम्प्लॉय को 3 चीजें अलॉट होती है, न्यू पेंशन स्कीम वालों को 3 चीजें अलॉट होती है। पहला होता है एम्प्लॉय, पहला क्या होता है, पीएफ नंबर नहीं होता, वही मैं बोल रहा था। एनपीएस भी नहीं होता, पीएफ भी नहीं होता है। वो पीएफ क्योंकि उनको है ही नहीं, तो पीएफ का प्रश्न नहीं पैदा होता, पीएफ नंबर का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। एम्प्लॉयज नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयज नंबर। कहीं कहीं एम्प्लॉयज नंबर ये लोग पीएफ नंबर यूज करते हैं, कहीं कहीं वो अपना अलग से नंबर पर यूज करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर 8 डिजिट का होना चाहिए जिससे कि कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करे। और ये जो एम्प्लॉयज नंबर है, ये फॉर खाली अलाउंसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, खाली अलाउंसेस के लिए, टीए वगैरह लगाना है, ओटी लगाना है, ये सब करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉयज नंबर की जरूरत पड़ती है। सेकंड पार्ट आता है पीपैन नंबर। पीपैन क्या होता है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। ये 16 डिजिट का नंबर होता है, टोटल 16 डिजिट का नंबर होता है। इसमें बाइफरकेट किया गया है, फर्स्ट 4 डिजिट ईयर दिखाएगा, पर्टिकुलर जिस साल में आप रिक्रूट हुए हैं वो साल को दिखाया जाएगा। जिस साल में आपने ये भरा है, एनपीएस का फॉर्म भरा है, वो दिखाया जाएगा। जैसे 2018 में अगर कोई रिक्रूट हो रहा है तो 2018 से शुरू होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद जो 4 डिजिट और आगे का है, उसमें मिनिस्ट्री, डिवीजन, ये सभी चीज़ें आती हैं। और आगे का जो डिजिट है वो डिपेंड करता है आपका टोटल नंबर के ऊपर है, संख्या के ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सीरियल नंबर के हिसाब से। आया कुछ समझ में आपको, ये है पीपैन नंबर। अब पीपैन नंबर के बाद एक आता है, पीपैन नंबर से ही जब अकाउंट्स में फॉर्म जाने के बाद उसको एनएसडीएल भेज दिया जाता है, तो एनएसडीएल में इसका क्या होता है, आप पीपैन नंबर के जितना पीपैन नंबर वहाँ पे भेजा जाता है, उसी पीपैन नंबर के आधार पर आपको प्रान इश्यू होता है। समझ में आ रहा है मैडम,
कुछ अगर गलती हो तो बताना मुझे। तो उसी पैन नंबर से प्राण इश्यूड होते हैं। अच्छा, प्राण जो इश्यू होता है, तो जब वो एक किट देते हैं, उसको एक किट भेजा जाता है उनके घर पे, या पर्टिकुलर जो एड्रेस दिया रहेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे दिया जाता है, या कभी कभी हमारे ऑफिसेज वगैरह का जो अगर एड्रेस दिया हो तो वहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आता है। ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा लेमिनेटेड कार्ड होता है, जैसे अपना ये क्रेडिट कार्ड वगैरह जैसे होते हैं, उस टाइप के कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर खाली प्राण नंबर लिखा होता है 12 डिजिट का। उसके साथ एक एनवलप और होता है, एक एनवलप टाइप का होता है जिसमें टिपिन आईपिन होता है। टिपिन आईपिन क्या होता है मैं बताता जा रहा हूँ, उसके साथ ही बताते जा रहा हूँ। टिपिन आईपिन टेलीफोनिक इंटरनेट बोलते हैं उसको। जब हम टेलीफोन पे अगर हम बात करना चाहें या NSDL से कॉन्टेक्ट करना चाहें तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है, जो नंबर दिया गया है। आईपिन होता है एक, आईपिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें यूजर्स आईडी होता है। जब आप खोलोगे ना उसको, तो जो नया न्यू पेंशन वाले यहाँ पे हैं कोई, आप लोगों के पास किट आया ना, देखा आपने किट खोल के? उसमें आपने देखा होगा कि दूसरा जो पार्ट आया है, जो टिपिन आईपिन का जो एक एनवलप आया हुआ है, उसके अंदर आपने देखा होगा यूजर आईडी, देखा? उसके नीचे ही पासवर्ड दिया है, और वो भी देखा आपने? ठीक है, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड आपको इसलिए दिया जाता है, पैसे निकालने के लिए नहीं दिया जाता, वो इसलिए दिया जाता है कि आप इसको स्क्रीन पे, कभी भी कंप्यूटर के स्क्रीन पे, इंटरनेट पे आप इसको देख सकते हो, आपका पूरा कितना अमाउंट ट्रांजेक्ट हुआ है, कैसे आपका कहाँ हुआ है, पूरे साल का नहीं, पूरे जब से आप अपॉइंट हुए तब से लेके जब तक आप चाहो तब तक आप देख सकते हो। नहीं, उसके लिए भी मैं सिस्टम बता रहा हूँ। अभी देखिए, लॉगिन की बात आ रही है कि नो डाउट अगर आपने इसको लॉगिन नहीं किया, क्या होगा? ब्लॉक हो जाता है, टिपिन आईपिन ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, लॉगिन ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 3 महीने के अंदर लॉगिन करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने के अंदर लॉगिन करना चाहिए, कुछ बोलते हैं साल के अंदर करना चाहिए। कभी कभी 3 महीने के अंदर ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी 6 महीने के अंदर ब्लॉक होता है, और कभी कभी सालों के अंदर ब्लॉक हो जाता है। तो इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं, लेकिन ब्लॉक हो जाता है। तो बेटर वे एक ही होता है कि आप हर साल एक बार स्क्रीन पे जाकर उसको लॉगिन आईडी आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, जब एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका कंटिन्यूस रहेगा, वो पर्टिकुलर उस साल के लिए तो कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर अगले साल के लिए फिर एक आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इससे भी ईयरली स्टेटमेंट ये लोग भेजते हैं। ईयरली स्टेटमेंट आपके घर पे आता है, अगर आप ईमेल आईडी देंगे तो आपके ईमेल आईडी पे आएगा। नहीं, फ़ोन पे तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन आता है, फ़ोन पे जो आता है, हाँ वो आता है। लेकिन पूरे साल का अगर आपको देखना है, या आपका जब से अपॉइंटमेंट हुआ है तब से आपको देखना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यूज़र आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी तरह से अगर मैंने बताया कि ईयरली स्टेटमेंट वो हमेशा भेजते हैं, जैसे उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है पर्टिकुलर, वो फाइनेंशियल ईयर से वो हमेशा भेजते हैं, आपके घर पे भेजते हैं, वो चेक करने के लिए कि प्रॉपर आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मानिए आप जैसे DA बढ़ता है उसी हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ता है ना, कंट्रीब्यूशन अमाउंट बढ़ता है। तो इस तरह से आपका वो पूरा डिटेल एक साल का वो स्टेटमेंट के थ्रू आपको मिल जाता है। ओके, इस बारे में आपको समझ में आ गई, सब पूरा समझ में आया? हम आगे बढ़े, नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है एनेक्सर S2। अभी मैं आपके फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में आगे जाऊँगा। एनेक्सर S2, इसके अंदर आपने देखा होगा कि फॉर डिड यू यूज APOs का कोई भी जो उनका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है या पर्टिकुलर APOs जहाँ होते हैं, उनका साइन होना वहाँ पे अत्यंत आवश्यक है अगर इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें आप 4 चीज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा A पार्ट है चार्जेस फॉर द करेक्शन इन द पर्सनल डिटेल, दूसरा पार्ट आता है चार्जेस और करेक्शन इन अ नॉमिनेशन डिटेल, एंड थर्ड पार्ट आता है रीइश्यू ऑफ टिपिन एंड आईपिन, फोर्थ पार्ट है रीइश्यू ऑफ प्रान कार्ड। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप टिपिन और आईपिन के लिए इस फॉर्म को भरते हो तो आपका 50 रुपीज़ डिटेक्ट होता है, ये याद ध्यान रखना, 50 रुपया आपका डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये हम आते हैं चेंजेस और द करेक्शन इन द पर्सनल डिटेल।
इसमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स को चेक कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर मानिए आपका पैन कार्ड इशू हो गया है, लेकिन पैन कार्ड में नाम गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नाम गलत है, ठीक है ना, तो आप ये पर्सनल डिटेल्स में जाके उसको करेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है एड्रेस वगैरह का, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पर्सनल डिटेल्स में ही कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप जो सेकंड मतलब मोबाइल वगैरह नंबर का बारे में, जो अगर मानो कभी किसी ने मोबाइल नंबर उस समय दिया होगा और वो आप अब बंद हो गया होगा, है ना, तो ऐसे केसेस में आप एनेक्शन S2 भर करके अपना जो नया मोबाइल नंबर है उसमें दर्ज कर सकते हो, नया ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हो, नया बैंक को आप बता सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। चेंजेस और द करेक्शन इन नॉमिनेशन डिटेल, सेकेंड पार्ट। इसमें नॉमिनेशन अगर आपको चेंज करना, मानिए कोई अनमैरिड था, बाद में मैरिड हो जाता है, तो उसको नॉमिनेशन चेंज करना पड़ता है ना, तो ऐसे केसेस में वो नॉमिनेशन डिटेल्स में जाके अपना नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। एलोकेशन सेम है, मैंने बताया था 100 का टोटल, वो सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम आए रीइश्यू ऑफ टिपिन एंड आईपिन में। रीइश्यू जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों ने बोला अभी कि ब्लॉक हो जाता है, तो जब आपका टिपिन आईपिन ब्लॉक हो जाता है तो आप इसमें जाके रीइश्यू करवा सकते हो इस फॉर्म से, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम आते हैं रीइश्यू ऑफ पैन कार्ड। अगर मानिए कहीं पैन कार्ड आपका खो जाता है, कहीं और कोई कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, खराब हो जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आप उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाते, उस नंबर को ट्रेस आउट नहीं कर पाते, तो उन केसेस में आपको पैन कार्ड रीइश्यू करवा सकते हैं, ठीक है। या नाम गलत वगैरह है तो भी आप उसमें करवा सकते हो, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, आपको बताते जाता हूँ। ये पहला है चेंज इन पर्सनल डिटेल्स में आपका बताया मैंने कि नाम, पैन नंबर, फादर्स फुल नेम, फादर्स फुल नेम है, फिर प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये सब आपका पर्सनल डिटेल है। फिर आपका बताया मैंने कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी वगैरह, ये सब कंट्री वगैरह आपको लिखता है, मैंडेटरी पार्ट है। मैंने जहाँ पे स्टार मार्क है वहाँ पे सभी मैंडेटरी पार्ट है। पिन कोड वगैरह सब आपको देना, पिन कोड मस्ट है इसमें, तो ये सब देना आपको जरूरी है। फ़ोन नंबर अगर आपको चाहिए तो देखिए फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको डालना है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह जब आपको चेंज करना हो आप कर सकते हैं। सरकार और बैंक डिटेल्स आप कर सकते हैं अगर बैंक आपका चेंज हुआ हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको SMS अलर्ट चाहिए, जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज में SMS अलर्ट है, ईमेल अलर्ट है, ये भी आप कर सकते हैं। उन्होंने बताया था अभी कि कुछ लोगों को मैसेज आता होगा शायद आपको मैडम, है ना, तो जब इन्होंने ये डाला होगा ऑलरेडी पहले से ही, अगर मोबाइल नंबर उन्होंने फिट किया होगा तो इसमें आना, उनको मैसेज आते रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। नॉमिनेशन डिटेल, ये देखिए नॉमिनेशन डिटेल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली नॉमिनेशन का, क्योंकि इसमें फर्स्ट नेम मैंडेटरी है और लास्ट नेम मैंडेटरी है, मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और आपको नीचे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ उनका लिखना है, इन केस ऑफ माइनर, खाली माइनर का। अगर बड़ा आदमी है तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनर, इन केस ऑफ माइनर आपको लिखना है। रिलेशनशिप लिखना है और कितना % आपको देना है वो सब देना है, डिटेल देना है, ओके। हम आगे बढ़े, आप आदेश दीजिएगा आगे बढ़ने का। आगे है रीइश्यू ऑफ, जैसे ना रिक्वेस्ट फॉर रीइश्यू ऑफ आईपिन एंड टिपिन। इसमें आपको खाली दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, जैसे अगर मानिए अगर टिपिन ब्लॉक हो गया हो तो टिपिन, अगर आईपिन ब्लॉक हो गया तो आईपिन, या दोनों, ठीक है। पैन कार्ड के बारे में मैंने बताया कि पैन आपका इशू करने के लिए आपको खाली ऊपर की तरफ एक टिक मारना है, और फिर यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ये देखिए रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ पैन कार्ड, लॉस ऑफ पैन कार्ड है या डैमेज है, तो जो भी होगा वो आपको उसको टिक मारना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको भी आपको याद पहले मैंने बताया था कि पैन का कोई भी अगर फॉर्म भरना है आपको तो ब्लैक इंक से ही भरना है, और कोशिश ये करिए कि कैपिटल लेटर में हो, ओके। ये सब उसमें दिए गए हैं। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है, DD, MM और YY के हिसाब से, समझ में आ गया है दोस्तों मैं इसको? इसमें कोई क्वेरीज है आपका? अब हम आते हैं पार्शियल विड्रॉल। देखिए विड्रॉल का सिस्टम पहले नहीं था, जब स्टार्टिंग में जब आई थी NPS आया था तो उस समय नहीं था, ठीक है। उस समय क्या था, विड्रॉल का कोई सिस्टम ही नहीं था, आप विड्रॉल कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अभी कुछ सालों से
आप पूरे लाइफ टाइम में या पूरे सर्विस में 25% आप विड्रॉ कर सकते हो। कितनी बार? मात्र 3 बार। और 3 बार भी कैसे? उसमें भी कंडीशन है। 3 साल के बाद एक बार, 5 साल के बाद दूसरी बार, और फिर आप तीसरी बार कभी भी। ठीक है, आ रहा है समझ में? विड्रॉल का पोर्शन समझ में आ गया आपको? हाँ, रीज़न इसमें मेडिकल, हाँ कुछ रीज़न भी स्पेसिफाई किए गए हैं इसमें, जैसे मेडिकल केसेस है, एजुकेशन बेस है, और क्या है मैडम? मैरिज बेस है। तो ये सब चीज़ें वो तो दिए हैं उनके अंदर ऑलरेडी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ बढ़ाएंगे भी आगे। ठीक है, ये फॉर्म तो आप सिंपल है, इसको आप भर के आराम से कर सकते हैं। अब हम फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि एनेक्शर S1, एनेक्शर S2 और लास्ट में विड्रॉल फॉर्म। ये तो हो गए फॉर्म के बारे में। अब मैं आता हूँ डेथ केसेस वगैरह में। देखिए, डेथ केसेस में जब स्टार्टिंग में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था नेशनल पेंशन सिस्टम, उस समय डेथ केसेस में कुछ नहीं दिया जाता था। खाली जो अमाउंट उनका है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो पर्टिकुलर उनको लौटा दिया जाता था। लेकिन बाद में यूनियन इसमें इन्वॉल्व हुई और कुछ लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। तब उन्होंने क्या किया, डेथ केसेस में, एटलीस्ट डेथ केसेस में प्रोविजनल पेंशन देना शुरू किया। डेथ केसेस में प्रोविजनल पेंशन, ठीक है। डेथ केस में 80 और 20 का रेशियो बनाया उन्होंने। 80% एन्युटी में जाएगा, मतलब एन्युटी में जाने का मतलब पेंशन 80% अमाउंट का पेंशन मिलेगा। 20% आप कमिट कर सकते हो कमिटेशन में। यहाँ पे ऑप्शन भी है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करके एनपीएस को क्लोज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेंशन, जैसे मैंने बताया कि 80-20 के रेशियो के हिसाब से पेंशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ विडोज, ये खाली उनके विडोज के लिए ही है, समझ में आया ना? विडोज और लोगों के लिए नहीं, और कोई रिश्तेदारों के लिए नहीं, मतलब बच्चों वगैरह के लिए नहीं है, ये खाली विडोज के लिए है। आया? अब हम आते हैं, देखिए हमारे यहाँ रिटायरमेंट या बोलते हैं ना कि सर्विस आदमी कब छोड़ता है, तीन कारणों से। पहला कारण है वीआरएस ले ले, दूसरा कारण डेथ केसेस में, तीसरा कारण नॉर्मल रिटायरमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डेथ केसेस में क्या होता है। अब हम आते हैं वीआरएस के अंदर। वीआरएस में कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा का सीधा पूरा अमाउंट जो उनका जमा है उनको रिटर्न कर दिया जाता है। इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई है, और ना कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बताया गया है कि कितना देना है, क्या देना है, वो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब रहा नॉर्मल रिटायरमेंट की बात। नॉर्मल रिटायरमेंट में 60-40 का रेशियो है। 40% आपका चला जाता है एन्युटी में। पूछना है कुछ सर? तो 40% चला जाता है एन्युटी में, और 60% यूज होता है कमिटेशन में, वो कमिट किया जाता है। ओके, और कुछ पूछना है नॉर्मल रिटायरमेंट वगैरह में? नहीं समझा? मिलता है। तो हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ नॉर्मल रिटायरमेंट, देखिए इन केस ऑफ नॉर्मल रिटायरमेंट 60-40 का रेशियो होता है। हमारे यहाँ कैसा है रेशियो? ओल्ड पेंशन स्कीम में कंपटीशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो उसका रेशियो है कि नहीं है? है ना रेशियो। सेम उसी तरह से इसमें भी रेशियो है। इसमें आपको 40% अमाउंट आपको एन्युटी में डालना मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी, कंपलसरी है। वो इसलिए दिया गया है, कंपलसरी इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए आदमी तो क्या है, आदमी तो पूरा का पूरा पैसा ले लेगा, लेकिन बाद में उसके परिवार कैसे चलेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 40% जो भी अमाउंट उनका है ये पूरा का पूरा मैंडेटरी पार्ट है और ये एन्युटी में जाएगा ही। 60% आप कमिट कर सकते हो। कमिटेशन का मतलब आप उससे पैसा ले सकते हो। 60 जो अभी आपका टोटल अमाउंट, माने 1 लाख रुपये आपका जमा है टोटल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 लाख रुपये आपका जमा है। 1 लाख रुपये में आप 60,000 रुपये आप कमिट ले लोगे, पूरा पैसा ले लोगे 60,000 रुपया। 40,000 आपका बचेगा, 40,000 एन्युटी में चला जाएगा पेंशन के लिए। हाँ, उसके ऊपर पेंशन मिलता रहेगा उस एन्युटी के ऊपर। समझ में आया? ये मैंने एग्जांपल बताया मैडम। हाँ
हाँ, ये जो पोर्शन है 40% का जो अमाउंट है, जितना भी हो वॉट एवर इट में भी, है ना, जितना भी होगा वो अमाउंट पूरा का पूरा चला जाएगा एन्युटी में, और उस एन्युटी पे डिपेंड करता है पेंशन, है ना। इसमें मार्केट में फिर यूज ही नहीं है ना आपका, एक बार एन्युटी में चला गया तो मार्केट रेट से कोई मतलब नहीं है आपका, एन्युटी में फिक्स रेट है। हाँ, एन्युटी में फिक्स रेट है। आ गया समझ में आपको? पेंशन पे डीए, हाँ नहीं, देखिए डीए एक प्रश्न बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले भी मुद्दा उठा था डीए के ऊपर। अभी ये लोग कुछ विचार कर रहे हैं फिलहाल कि इनको डीए डीपी, एटलीस्ट डीए तो नहीं लेकिन डीपी एंड डीआर, डीएनएस रिलीफ और डीएनएस पे, इनके बारे में कुछ इनका विचार चल रहा है। अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। और कोई कुछ अभी देखिए एनपीएस के बारे में मैं और थोड़ा सा पार्ट लूंगा आपका। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो भी होता है वो टीयर 1 में होता है, मतलब टीयर 1 सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए कंपलसरी है। टीयर वन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। टीयर 1 क्या है? टीयर 1 एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, दैट इज द टीयर 1। और ये मैंडेटरी पार्ट है, कट होना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। टीयर 1 हमेशा कंपलसरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। टीयर 2 क्या है? अभी देखिए यहाँ पे टीयर 2 भी निकाला गया। टीयर 2 अभी तक गवर्नमेंट में लागू नहीं हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर में लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट करना चाहे, जैसे हम वीपीएफ की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन में अगर हम ले लिए वीपीएफ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सेम वीपीएफ जैसा ही टीयर 2 है। लेकिन वीपीएफ क्या होता था, हमारे पेमेंट में से कटता था, है ना, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था। ओके, टीयर 2 में क्या होता है? टीयर 2 आपको बैंक में जाके खोलना पड़ेगा, बैंक को पीओपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसको खाली एनपीएस वाला ही खोल सके, इवन नॉर्मल आदमी भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला है वो भी जाके वहां पे खोल सकता है। टीयर 2 में फायदा ये होता है कि देखिए इनका जो एलोकेशन फंड, जो एसेट है, जो इनका फंड मैनेजर है, जो इसको मैनेज करता है, आपके फंड को मैनेज करता है, जैसे मैंने अभी ट्रस्ट की बात की, वो ट्रस्ट मैनेज करता है इसको। तो ट्रस्ट जो पीएफआरडीए का ही एक पार्ट है ट्रस्ट, और वो इसको ही मैनेज करता है, उस पूरे अमाउंट को मैनेज करता है। तो ये उसमें देखिए ऑप्शन भी है, जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ पे बैंक में जाके आप अगर टीयर 2 का फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर ऑप्शन है कि आपको कहाँ डालना है पैसा, कहाँ इन्वेस्ट, जैसे भी यहाँ पे है ठीक उसी तरह से वहाँ पे भी दिया हुआ है। आप अगर मानिए वहाँ पे डालते हैं पैसा तो उसमें रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का है, पहले मिनिमम टू 50 था, मिनिमम टू 50 से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहे तो 500 करिए, चाहे 1000 करिए, चाहे 2000 करिए, ठीक है। और ये अमाउंट आपका जैसे सेम टू सेम जहाँ पे एनपीएस का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के पास पैसा पहुँचेगा और ट्रस्ट यूटिलाइज करेगा इसको, ओके। और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको गेन होगा, समझ में आया? उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बिल्कुल उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इट इज जस्ट लाइक अ वीपीएफ, लेकिन इसको खोलने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। कुछ बैंकों को इन्होंने पीओपी का दर्जा दिया हुआ है, वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म, जैसे कुछ नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई है, महाराष्ट्र बैंक है, सिंडिकेट वगैरह है, तो ऐसे बैंकों में कुछ इन्होंने पीओपी दिया हुआ है, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो अपना आराम से इस खाता को खोल सकते हो एनपीएस का। ये तो रिकरिंग की बात हुई। और एक मुश्त अगर आप 50,000 रुपये आप जमा करते हो एनपीएस में तो आपको 5,000 रुपये की इनकम टैक्स में छूट मिलती है, एक्स्ट्रा छूट, एक्स्ट्रा है वो। मैं एटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एटीसी तो 150 तक लास्ट है ना, तो उसके अलावा 5,000 की छूट और मिलेगी। हाँ, ये ओनली फॉर नहीं, एनपीएस वालों के लिए नहीं, हम भी कर सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी कर सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी कर सकते हैं, जिसको टैक्स बचाना है, जिसको ज़्यादा है, जिसका अमाउंट है। किसको? नहीं, रिटायरमेंट का समय नहीं है, उसका 5 साल का लॉक इन पीरियड है। मैं आपको बता दूं कि 50,000 का जो है 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, 5 साल के बाद आप इसको आराम से विड्रॉ कर सकते हो, ओके। नहीं, हर साल नहीं, देखिए एक ही बार वन टाइम खाली आप 50,000 का यूज कर सकते हो, एवरी ईयर नहीं, वन टाइम सिंगल, एक ही बार। सेकेंड टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट तो
चाहिए ना, उसके लिए कर रहे हो ना आप। हाँ, तो टैक्स बेनिफिट एक ही बार मिलेगा ना आपको। आप चलो 50,000 अगले साल कर डालो, लेकिन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरा कहने का। लेकिन एक प्रोत्साहन देने के लिए पर्टिकुलर एनपीएस को देखिए, एनपीएस बहुत अच्छा स्कीम है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। आज के डेट में अगर आप देखो तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन वालों को 7.8 या 7.9 के आसपास अपने को मिल रहा है, ठीक है ना। ओल्ड पेंशन वालों को 7.8 या 7.9 मिल रहा है। लेकिन आप ये देखिए, अगर इसका स्टेटमेंट अगर निकाल के देखिए तो पिछले साल तो मुझे लगता है कि 9.33% के आसपास मिला था, और इस बार तो मुझे लगता है 10% के आसपास कुछ है। वो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन कभी बताऊंगा मैं आपको। मीन्स उनका जो है कंपेयर टू अगर हम ये देखें तो एक ह्यूज अमाउंट जमा होता है लास्ट में, समझे ना। तो उस अमाउंट में अगर 40% एन्युटी में जाता है और वहां से पेंशन मिलता है तो क्या बुरा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और बोलिए, अभी मैं इस स्कीम में एग्जिट आप तब कर सकते हैं जब या तो डेथ हो या नॉर्मल रिटायरमेंट हो, या आप वीआरएस लें। सेम डिपेंड, हाँ वो फैमिली पेंशन भी आता है, लेकिन वो सेम, हाँ वो सब होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे मानिए फॉर एग्जाम्पल एलआईसी का पेंशन फंड में डाला गया है आपका अमाउंट। एलआईसी के पेंशन फंड में मानिए उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एनवीटी का पेंशन का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उसको मैनेज करती है पीएफआरडीए। जितने भी पेंशन ऑल ओवर गवर्नमेंट में पेंशन जहाँ पे लागू हुए हैं वो सभी मैनेज करने का काम होता है पीएफआरडीए का, पेंशन फंड रेगुलेटरी, बताया ना मैं भी उसके बारे में, पीएफआरडीए के बारे में। तो ये उनको मैनेज करता है, तो उनके जो रूल्स है वो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम है। उसमें आपको उनका डेथ होगा अगर हो जाता है, मानिए जो पेंशन ले रहा है तो उसका फैमिली पेंशन जितना बनता है उसके हिसाब से दिया जाता है, उनके रूल्स के हिसाब से वो फिर होते रहता है। अब मैंने बताया आपको कि एग्जिट इसमें खाली आदमी 3 टाइम कर सकता है, वीआरएस ले ले छोड़ दे स्कीम को, या 60 साल हो जाए छोड़ दे, नॉर्मल रिटायरमेंट हो जाए, डेथ केसेस में है ना, डेथ हो जाए तो आदमी छोड़ दे। किसको नहीं, वीआरएस वालों को बिल्कुल पेंशन नहीं कभी भी। मेरा नाम संगीता कौर है, मैं CWM परेल से सीनियर क्लर्क। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम न्यू पेंशन में हम लोग वीआरएस किस एज में ले सकते हैं जी, और हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। हम देखिए, वीआरएस लेना, रेलवे का जो रूल्स है वो आपके रिटायरमेंट के लिए वही रूल्स लागू होगा। तो वीआरएस का जो रूल्स है वो 20 ईयर्स का है, तो नेचुरली है कि आपको 20 ईयर्स के बाद कभी भी आप वीआरएस ले सकते हो। बेनिफिट्स मैंने आपको बताया पहले भी कि बेनिफिट्स के बारे में आप सीधा अमाउंट आपका पूरा विड्रॉ कर सकते हो, या पूरा का पूरा आप पेंशन फंड में डाल सकते हो, एनओटी में डाल सकते हो। सर डिफरेंस क्या है नॉर्मल मतलब पेंशन में और एनपीएस पेंशन में, एंड ऑल्सो द बेनिफिट्स। एनपीएस का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको बताया कि एनपीएस में आपको 60-40 का रेशो दिया गया है। जब आदमी रिटायर्ड होता है तो उसको 40% अमाउंट एनओटी में चला जाता है पेंशन में। उसमें आपको जो भी आपका अमाउंट बनता होगा उस समय पर्टिकुलर, जब रिटायरमेंट के समय जो अमाउंट आपका एक्यूमुलेट हुआ होगा या जो अमाउंट आपका होगा, उस अमाउंट के ऊपर पेंशन डिसाइड करेगी पर्टिकुलर बैंक, ठीक है ना, जिसको दिया गया है। 60% आप कमिट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पेंशन गवर्नमेंट देती है, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक या कोई दूसरा बैंक नहीं देती। ओके, और बोलिए। मेरा नाम छाया है, मैं CWM परेल से हूँ। इसमें न्यू पेंशन स्कीम में फैमिली को पेंशन मिलती है क्या, फैमिली पेंशन? पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो 60-40 का रेशो होता है, जो 40% एन्युटी में जाता है आपका पैसा, वो पैसे का उनका रूल्स जो कहता है, उनका रूल्स मतलब एन्युटी का जो रूल्स है वो जो कहता है, जब पेंशन जो फंड अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल एलआईसी हुआ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हुआ या आपका कोटक महिंद्रा हुआ या यूटीआई हुई, तो इनका जो पेंशन रूल्स कहता है उसके आधार पर आपको फैमिली पेंशन मिलता है। मेरा नाम शोभना, मैं बीसीटी डिवीज़न से हूँ। जब एनपीएस की प्रोसीजर पूरी हो जाती है, समझो वो जनवरी महीने में हो गई है,
लेकिन हम लोग को किसी वजह से वो पता नहीं चलता है और मई से हम लोग करते हैं उसका, लेकिन वो उसका जनवरी से लेके अप्रैल तक हम लोग उसका एरियर्स के रूप में काट सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल काट सकते हो आप एरियर्स के तौर में। जब आप एरियर्स के तौर पे काटते हो तो सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पे उनको मिल जाता है, और वो अमाउंट आपका जब स्टेटमेंट आता है पर्टिकुलर, जो उस एम्प्लॉय का स्टेटमेंट होगा उसके अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप एरियर्स आराम से काट सकते हो, उसका बेसिक प्लस डीए का एरियर्स आप काट सकते हो। 10% का एरियर्स जो भी है आपको काट। नहीं, अगर अमाउंट ज़्यादा है, मानिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अगर हो सकता है कि 1 साल का हो गया हो और उसके सैलरी से एक्सीड कर रहा हो, तो आप नेचुरली एक वन टाइम में नहीं काट सकते उसको, है ना, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में काट सकते हो। नहीं, काटा नहीं तो उसमें उसका नुकसान हो जाता है, एम्प्लॉय का नुकसान होता है। काटना ही है जब से वो ज्वाइन किया है ड्यूटी, 1/1/2004 के बाद जब भी वो ज्वाइन किया होगा ड्यूटी, तब से लेके आपको काटना ही है। वो नहीं काटा तो उसका कोई ये नहीं है, लेकिन उसमें एक्चुअली है कि उसमें एम्प्लॉय को काफ़ी नुकसान होता है, एम्प्लॉय का नुकसान हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर एम्प्लॉय को खुद एक्चुअली देखिए, एक एम्प्लॉय का भी काम होता है कि वो आके बताए एनपीएस नहीं कट रहा है ना। अगर वो आपको नहीं बता रहा है और मानिए कि आप भूल जा रही हैं, भूल गई हैं, तो अगर आप ओन एरिया से काटती हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं काटती हो तो वो एम्प्लॉय का ही नुकसान होगा उसमें, क्योंकि उनका पैसा वहाँ पहुँचेगा नहीं, उसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो नेचुरली उनका लॉस होगा। कंसेंट लेटर ले लीजिए, कंसेंट लेटर ले लीजिए कि अगर आपको बैक से काटना है तो उनसे कंसेंट लेटर ले लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर अमाउंट ज़्यादा है तो वो भी चिल्लाएगा कि यार मेरा अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों काट रहे हो। तो बेटर वे होता है कि अगर आप कंसेंट लेटर ले लेती हो तो आपके सेफ्टी के लिए बेटर है। ठीक है, और अगर आप कंसेंट माने 2-4 महीने का है तो 2-4 महीने का तो आप उसको आराम से काट सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। का प्राण कार्ड आ जाता है जब वो रेलवे ज्वाइन करते हैं, जब एम्प्लॉय रेलवे ज्वाइन करता है तो वो सीधा एप्लीकेशन अपना उसका प्राण का एप्लीकेशन वो देगा ही देगा, और लेना भी पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेस हुए थे जो अप्रेंटिस वगैरह को ऑलरेडी प्राण कार्ड अलॉट हो गए थे, तो प्राण कार्ड अलॉट होना और डिडक्शन होना एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ठीक है ना, डिडक्शन तो तब होता है जब उसका पूरी सैलरी उसको मिलनी शुरू हो जाती है और वहाँ से डिडक्शन शुरू करते हो आप। बराबर गाइड नहीं करते, यानी किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए अभी क्या करना है? अगर कोई आदमी, कोई भी कर्मचारी अगर रेगुलर हो चुका है, ठीक है ना, तो किसी भी हालात में उसका एनपीएस कटना चाहिए। ठीक है, मानिए अब जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि कुछ लोगों का नहीं कटता, या कुछ लोगों का आपको पता नहीं होता, या कुछ और भी कारण होते होंगे, हाँ पता नहीं होता या कुछ और कारण होते हैं, तो उसके लिए देखिए एक सिस्टम है। पहले एक सिस्टम था, एक दिया जाता था जिसका प्राण नंबर और 16 डिजिट का नंबर आ जाता था, उसका एक लिस्ट तैयार होती थी, और वो लिस्ट एक्चुअली ये सिस्टम आज भी है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। सिस्टम ये कहता है कि जो भी पर्टिकुलर 1 साल के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए हैं और जिनको पीपैन नंबर और प्राण कार्ड इशू हुए हैं, ऐसे लोगों का एक लिस्ट बनेगा और वो लिस्ट सर्कुलेट होगा उनके बिल यूनिट पर, जो जहाँ पे उनका सैलरी डिडक्ट हो रही है उनको। ठीक है, मानिए कोई अप्रेंटिस है, उसका प्राण नंबर और पीपैन नंबर आ गया है, वो आपके पास लिस्ट में आ गई, आपको मालूम पड़ गया कि भाई इसका प्राण नंबर इसका आ गया है, बराबर है, लेकिन चूंकि अप्रेंटिस से आप नहीं काट रहे हो, लेकिन जैसे उसका अप्रेंटिस पीरियड खत्म होगा आपको उसको काटना है, डिडक्शन करना है, फिर पर्टिकुलर उसी नंबर पर। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? जितने लोग अपॉइंट हुए हैं इस रेलवे में, उनका एक पीपैड नंबर के थ्रू एक प्राण नंबर मिलता है, और प्राण नंबर का इनका जो प्राण नंबर का एक लिस्ट आता है, वो लिस्ट एक्चुअली सर्कुलेट होना चाहिए, तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि यार कौन ज्वाइंट हुआ और कब। नो डाउट आपको भी मालूम रहता है, लेकिन उसमें आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का आपको सैलरी बनानी है, तो उसमें आपको ध्यान नहीं रह पाएगा कि किसका है। तो ऐसा अगर वो सर्कुलेट होता है, अगर कोई ऐसा लिस्ट एक सर्कुलेट होती है, तो फिर उससे आपको जानकारी हो जाएगी कि यार ये आदमी है एनपीएस के अंदर है, ये हमारा आदमी है, ये बिल यूनिट नंबर पर्टिकुलर इसी बिल यूनिट नंबर का है और हमको इसका डिडक्शन करना है। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली सिस्टम है, लेकिन ये फॉलो नहीं करते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो एक सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि न्यू पेंशन स्कीम में या नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र लेता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, रेलवे टू स्टेट गवर्नमेंट होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, या रेलवे विद इन द रेलवे हो, तो जब कोई भी कर्मचारी इस तरह का अगर ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो उसका प्राण नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये यूनिक नंबर है, एक ही आदमी को अलॉट हुआ है पर्टिकुलर, वो हमेशा जब तक वो रहेगा सर्विस में तब तक वो चलता रहेगा। तो इन केस ऑफ ट्रांसफ़र प्राण नंबर चेंज नहीं होगा, वही प्राण नंबर से वहाँ पे डिडक्ट करवा सकता है।